अमित भैया, मेरे वजूद का रिश्ता ही आसमान से, ना जाने क्यों उन्हें शिकवा मेरी उड़ान से। तो मेरी मम्मी थर्ड फ्लोर से जब देखती थी तो मुझे जो भी घर में पैसे होते थे, हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मिडिल क्लास थे हम लोग, बड़ी मुश्किल से 12-13 साल। जब मैंने अपना पहला पैरेट उड़ाया था तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मिशन यहाँ तक पहुंचेगा। और उसमें कि मैं तो सिर्फ सपने देख सकता हूँ, मुझे तो आज भी चाय बनानी नहीं आती। 7-8 साल पहले हमने एक इवेंट छोटे स्केल से स्टार्ट किया था टेस्ट ऑफ गुजरात को, और बिल्कुल हमें मालूम था कि ऑथेंटिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अमित भैया, इसमें मेरे गुरुजी को क्रेडिट जाता है पूरा। मेरे गुरुजी हैं राम बाबू शर्मा जी, मिलन कैटर्स वाले। एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी फूड इंडस्ट्री में पहचान है, सिर्फ उन्हीं के कारण से। जब वो मुझे बोल के गए थे कि 5 चीजों का ध्यान रखना, ऐसे उंगली करके दिखाई थी उन्होंने। और हम पिंजरा देख के वही लॉकडाउन याद कर लें, कभी अगर हमें भविष्य में पिंजरा दिखे तो वो यही दिन हम याद कर लें, तो शायद कभी पिंजरा रहेगा ही नहीं। कोई तेरा आह्वान सुन आए ना आए, तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। जी हाँ, इसी बात की मिसाल पेश करते हुए मेरे सामने जो 2 खूबसूरत से दंपति बैठे हुए हैं, हालाँकि अकेले नहीं हैं, 2 जिस्म एक जान मैं इनको कहूँगा। एक-दूसरे के मिशन में भरपूर सहयोग देते हैं एक-दूसरे का। कौन से ये 2 मिशन हैं, क्या हम बात करेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित, कहानियों और अल्फाज़ों को आवाज़ देता हूँ। आज लाइफ खूबसूरत है, मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ धर्मेंद्र शाह और जयश्री शाह जी को। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद अमित भैया। देखिए, भोपाल वासी तो सब जानते हैं, किसी भी मॉल में जाएँ, टेस्ट ऑफ गुजरात आपको देखने को मिलता है। मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं धर्मेंद्र भाई, पिताजी, कभी उनके छोटे भाई, और पीछे किचन का काम संभाल रही होती हैं जयश्री भाभी। तो किसी भी मॉल में चले जाएँ, टेस्ट ऑफ गुजरात आपने टेस्ट किया ही हुआ है, और पूरा सुपरविज़न, पूरी परिवार, पूरा फैमिली मिलकर के करती है, और उस स्वाद के सब दीवाने हो रखे हैं। लेकिन आज मैं जिस मिशन की बात करने वाला हूँ, वो मिशन बिल्कुल अलग है। कहते हैं लाइफ हमें लेसन टीच कराती है, कुछ न कुछ पढ़ाती है। लॉकडाउन की परिस्थितियां कह लीजिए, कोविड-19 आउटब्रेक की सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, ये एक लेसन है प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से हमारे लिए, कि हम जब अपने घरों की दहलीजों में बंद होकर के बैठे हैं, तो प्रकृति अपने आप को क्योर कर रही है। लेकिन जिस मिशन की मैं बात करने वाला हूँ, ये मिशन इन्हीं कुछ परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। उन परिंदों को जिनको अपने शौक के लिए और अपना प्यार दिखाते हुए हम अपने घरों में ले आते हैं और पिंजरों में कैद करके रख देते हैं, अब आप उनकी परिस्थिति और उनकी मनस्थिति का अंदाजा बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस एक मनस्थिति को समझाने के लिए पिछले 20 साल से प्रयास कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, मिशन पंख क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, मैं चाहूंगा एक बार फिर से बताइए, लाइफ खूबसूरत है कि सुनने वालों। अमित भैया, मेरे वजूद का रिश्ता ही आसमान से, ना जाने क्यों उन्हें शिकवा मेरी उड़ान से। ये मेरी खुद की लिखी हुई है। क्या बात। ये 19 तारीख को, मार्च को 20 साल कंप्लीट किए हमने इस मिशन को। और ये मिशन कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी चीज है कि जो जहाँ हमें बंद पक्षी मिलता है उसको हम आजाद करते हैं। और डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में मिल रहा है। अगर पक्षी हमें नया मिलता है तो समझा बुझा के उनको तुरंत हाथ के हाथ उसको आजाद कर देते हैं। मान लीजिए पक्षी, किसी के घर में पैरेट को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, तो फिर उस कंडीशन में हम उसकी लाइफ स्टाइल चेंज कराते हैं कि उनको एक डाइट चार्ट दे आते हैं, उनको एक बड़ा पिंजरा अरेंज करवा देते हैं। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और ये कंप्लीट अभी 20 साल कंप्लीट किया हमने। जी, 20 साल से आप इतना सारा, मतलब 20 साल से आप प्रयासरत हैं, इसके लिए तो बहुत-बहुत बधाई हो। कई सारे पंछी भी आप आज़ाद करा चुके हैं। मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है इस जगह पर, जो पंख आपने जो पुस्तक लिखी थी, जिसको नैरेट किया था मैंने कहानियों के सफ़र में, आसाम से कहीं हमारे पास एक फ़ोन आया था, आपका नंबर दिया हुआ था उसमें, और उन्होंने कहा था कि आपकी एक कहानी सुनी। बहुत अच्छी तरह से हिंदी वो नहीं समझते थे, लेकिन इसके बावजूद उस मैसेज को, उस कम्युनिकेशन को समझ करके उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने अपने घर का परिंदा आज़ाद कर दिया है और आगे से मैं इस मिशन में आपका साथ दूँगा। तो दूर-दराज तक ये बात पहुँच रही है, ये आवाज़। वो अभी भी जुड़े हुए हैं अमित भैया, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो अभी भी वो फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है। जी, जी, जी। मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक प्रयास जो भी आपने किया है जगह समय प्रति समय, वो कहीं न कहीं आपका ये कारमा बनता गया है, और बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हो गया है। मेरा भी जुड़ाव आपसे मिशन पंख के ज़रिए ही हुआ था। पर मैं जानना चाहूँगा
कि मिशन पंख आपके ज़हन में कैसे आया? वो किस्सा क्या था? अमित भैया, ये तो एक्चुअली मेरी मम्मी का दिया हुआ काम है। जब हम छोटे थे और ओल्ड सिटी में रहते थे, बात बहुत अजीब-सी है, बड़ा अजीब-सा लगेगा आपको सुन के। एक पुराना बाज़ार है वहाँ, जुमेराती बाज़ार, आपने सुना होगा, हाँ जी। ओल्ड सिटी में। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे और नीचे बाज़ार भराता था हमारा 12 महीने उस आज़ाद मार्केट में बाज़ार भराता था। और आपको याद होगा, बहुत पहले पुराने के टाइम बहेलिए घूमा करते थे, हाँ। पक्षी ले लेके। जी, जी, जी। अब तो ख़ैर बहुत कम हो गया, अब तो भगवान की दया से हमने बाज़ारी मीडिया के सहयोग से बंद हो गए, आप लोगों के सहयोग से बाज़ारी बंद हो गए। तो मम्मी 3rd फ्लोर से जब देखती थी तो मुझे जो भी घर में पैसे होते थे, हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मिडिल क्लास थे हम लोग। तो उस टाइम जो भी हमारे पास पैसा हुआ करता था, मम्मी पूरा दे देती थी और हम लोग नीचे जाके उस बहेलिए से पक्षी खरीद लेते थे और पूरा उड़ा देते थे। ये बस यही था, उस टाइम मेरी एज रही होगी बड़ी मुश्किल से 12-13 साल। जब मैंने अपना पहला पैरेट उड़ाया था तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मिशन यहाँ तक पहुँचेगा। और उस टाइम शायद मैं 12 साल का था या 13 साल का, जब मैंने पहला पक्षी आज़ाद किया था। और उस टाइम में दीपक मेरा भाई छोटा था, हम दोनों भाइयों में 5 साल का गैप था, वो तो 7 साल का ही था जब। जी, जी, जी। और जब आप ये बात बताते हैं ना धर्मेंद्र भाई कि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं और फिर भी उसके बावजूद भी पैसे जमा करके आप परिंदों को आज़ाद कराने का प्रयास किया करते थे। मुझे याद है जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तब आप कोई जॉब करते थे और उस सैलरी में से बहुत सारा हिस्सा कोशिश करते थे, आप निकालते थे। समय नहीं मिलता है एक जॉब में रहने वाले को, लेकिन उसके बावजूद भी जॉब के ज़रिए आपका जाना होता था, लेकिन कोई परिंदा आपको मिल जाता था तो उस घर में आप प्रयास करते थे कि वो परिंदा, मिशन पंख भी वहाँ पर मतलब काम करने लग जाता था। एक पंख दो काज हो जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे शायद दुआओं के जो बल आपको मिला है, दुआएँ जो इतनी सारी आपने इकट्ठी की हैं, उसके चलते आपने धीरे से अपना बिज़नेस भी सेटअप किया भोपाल शहर में। और जिस गति से दुआओं के चलते वो फैला, वो भी बड़ा काबिले गौर है। थोड़ा उसके बारे में भी बताइए ना कि टेस्ट ऑफ गुजरात कैसे शुरू हुआ? अमित भैया, वो एक्चुअली मैं जॉब मैंने कभी नहीं किया, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन था वीडियोकॉन D2H का। आपको हम घरों में मनोरंजन देते थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन था एक्चुअली, हम लोग उसके एसएफ थे, सर्विस फ्रेंचाइजी थे। तो हाँ, वो ये कह लीजिए कि वो एक फाउंडेशन ही होता है, वो खुद का बिजनेस तो नहीं होता, उन कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करना पड़ता, तो मैं उसको जॉब ही मानता था। बिजनेस तो आपकी दुआ से और ये सबके आशीर्वाद से अभी हमने स्टार्ट किया 8 साल पहले, TOG टेस्ट ऑफ गुजरात जी, जो मेरे बचपन का सपना था, पूरा शायद मेरी पूरी फैमिली ने किया। इस जब को क्रेडिट जाता है इसको स्टार्ट करने, क्योंकि मैं तो सिर्फ सपने देख सकता हूँ, मुझे तो आज भी चाय बनानी नहीं आती। हाँ, मुझे खिलाने में बड़ा मजा आता है, खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब एक तरीके से लोगों का पैशन होता है ना, खाना, मेरा खिलाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही हमने पहला यूनिट 7-8 साल पहले हमने एक इवेंट छोटे स्केल से स्टार्ट किया था टेस्ट ऑफ गुजरात को, और एक कुछ नया लेके आए हम लोग। हम बिल्कुल, हमें मालूम था कि ऑथेंटिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ना अब हमारे घर में सिलबट्टे बचे हैं, ना हमारे घर में हाथ की चक्की बची है। सब कुछ अमित भैया, मैं समझता हूँ 99% तो खत्म हो चुका है। एक आध कोई % घर होगा जहाँ ये सब चीजें हैं, वो भी हैं जैसी नहीं है। तो हमने उस कल्चर को वापस स्टार्ट किया और बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश, जहाँ हिंदी अपना भाषी शहर, गुजरात को इतना बड़ा वेलकम देगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। और आज हम भगवान की दया से, पहले शाम के मेन्यू में लोग कहते थे कि हम पंजाबी खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, राजस्थानी खाएंगे, लेकिन पिछले 1 साल से एक नॉर्मल फैमिली के महीने 2 महीने में एक बार गुजराती खाना जरूर बीच में आ जाता है, वो लोग हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। और आपने जो कुछ भी कहा ना, आपसे मिलने वाले लोग उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली इतने प्यार से खिलाते हैं ना कि कोई उसको रेजिस्ट कर ही नहीं पाता। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाभी जिस तरह से भोजन बनाती हैं, जिस तरह से वो मतलब उसमें ऑथेंटिसिटी की जो आप बात कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक उसमें स्वाद मिलता है, वास्तव में मध्य प्रदेश की भूमि में गुजरात पूरा महक जाता है। और इसके जरिए आपने जो बहुत सारा कई रोजगार भी जनरेट किया है, मैं जानता हूँ, बहुत सारे सोशल सर्विसेज भी आपने इसके थ्रू की हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। एक बात और कहना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई, मिशन पंख आपका, चाहे वो आपका D2H का काम था जिसको आप कभी जॉब या बंधन के रूप में लेते थे, चाहे आप टेस्ट ऑफ गुजरात में आप जब समर्पित हुए अपनी तरह से, तब भी मिशन पंख नहीं रुका।
गति उसकी थोड़ी कभी कम थोड़ी ज़्यादा होती रही वो हुई है, लेकिन ये जो पीरियड रहा है लॉकडाउन का, मैंने सुना है इसका आपने भरपूर यूटिलाइज़ किया है, वो कैसे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अमित भैया। मेरे गुरुजी श्री विनोद कुमार जैन जी, जो जिनसे मैंने लेखन सीखा है पूरा। एक्चुअली वो सब कुछ आज ये मिशन और ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं चल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि असली सैनिक ये एक मिशन पंख एक युद्ध है अमित भैया, एक लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूँ, बहुत 20 सालों से लड़ रहा हूँ। लोग आप उस पर से अंदाज लगाइए, घर में कैरेट ले आते हैं और उससे वो अपना उसका रिश्ता बना लेते हैं, उसको भाई बेटा या जो भी उसको बना लेते हैं और उसके बगैर 5 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उस पे क्या बीत रही है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो हमें मालूम ही नहीं है, बस एक तरफा प्यार है उसमें। उस पैरेट को तो उनसे प्यार हो भी नहीं सकता कभी, क्योंकि उनकी जिंदगी खराब कर दी। ये तरीके की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझसे ये बोला था कि असली योद्धा वो है कि जब लड़ाई से ब्रेक मिले, मतलब जब टाइम मिले तो वो हथियारों को धार कर ले। तो वो बात मेरे जहन में थी और मेरे दिमाग में थी। और ये मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरी लाइफ स्टाइल तो अमित भैया सभी को मालूम है। मतलब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि सुबह 9 बजे निकल जाना, 12-1 बजे घर आना, और जब दुनिया एंजॉय करती है वीकेंड वगैरह पे, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही काम होता है, चाहे वो नेशनल हॉलीडे हो या कुछ भी हो। तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। ये लॉकडाउन मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। शायद ये मुझे पप्पा ने दिया ये लॉकडाउन। तो कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले, मेरा एक मिशन से एक जुड़े हुए लोग आए थे कुछ। उन्होंने मुझसे बोला था कि धर्मेंद्र जी, ये मिशन आपका अद्भुत है और इस पे आप किसी रिकॉर्ड बुक में या लिम्का बुक में इसका ट्राई करो। तो बात मेरे दिमाग में घुसी। उसी दिन मैंने उसके अगले घंटे उस पर काम चालू किया, क्योंकि टाइम रहता नहीं है बिल्कुल। तो कहीं से संपर्क निकाल के मैंने बात किया। जब उनसे बात करता, वो 8 मार्च था अमित भैया। उस टाइम उसी दिन शायद मैंने काम स्टार्ट किया, और उस टाइम तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, पर मैंने पता किया सोर्सेज से जो भी था। तो एक अच्छी चीज सामने आई कि पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स है, जिसमें गिनीज भी है, लिम्का भी है, इंडिया बुक भी है। तो मैंने कहा एक जरिया ये हो सकता है कि क्यों ना हम अपने मिशन को रिकॉर्ड बुक में डलवाएं, क्योंकि वो जो मेरे मिलने वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि जो मैंने बुक पढ़ी उसमें तो पक्षियों को आजाद कराने का कॉलम ही नहीं है कहीं पे। फिर मैंने बस उस दिन से मैंने 15-20 मिनट रोज देना चालू किया। और जिस दिन जनता कर्फ्यू हुआ, उससे हमारा 4-5 दिन पहले ही हमारे मॉल्स वगैरह तो बंद हो चुके थे। बस उसके बाद मैंने पूरा टाइम इस पे देना चालू कर दिया। और आज 2 मई है, आज हमारे पास 14 रिकॉर्ड है, 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे मिशन पंख के, जिसमें ये गल्फ, नाइजीरिया, सिंगापुर, ब्रिटिश, यूके, सारे देशों में ये मिशन जा चुका। 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने इस पीरियड में बना लिए, 8 मार्च से लेकर आज तक। ये मेरे लिए, ये लॉकडाउन मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। तो मतलब मैं क्या बोलूं अमित भाई, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। जो मुझे चीज मिली, मैं स्टडी रूम में अपने बैठा रहता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद फिर सीधा लंच के लिए आता हूँ, फिर चला जाता हूँ और बस दिन भर यही काम करता हूँ। और मेरा एक सपना है कि ये 32 के 32 में मैं चला जाऊँ, जिससे कि कोई भी दुनिया में किसी भी कोने में रिकॉर्ड बुक को खोलेगा तो हमारा मिशन सामने दिखेगा। इवन ब्रिटिश जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने पहला लिया, उनको ये मिशन बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे लंदन बुलाया दिसंबर में, कहने लगा हमारा फंक्शन है तो आप उस पर आइए। हमें भी इतनी मालूम थी कि एक पैरेट को जो 50 साल जीता है, पहली चीज तो हमको यही नहीं मालूम थी कि पैरेट 50 साल जी कैसे सकता है। पूरी टीम को, ब्रिटिश की टीम ने बोला, और ये कैसे जी सकता है इतनी लंबी उम्र, और आपने उसकी पीड़ा के बारे में हमें बता दिया। और हमें बहुत अच्छा लगा कि अब तो हम सबको बताते हैं ये चीज कि हमें पक्षी नहीं पालना चाहिए। अमित भाई, ये लंदन की बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, भोपाल तो हमने पिंजरा मुक्त किया, लेकिन सोचिए ये मिशन। मैं सुन करके स्तब्ध हूँ। और मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, कि ये जो रिकॉर्ड बनाने का ये जो मिशन आपने शुरू किया, इसके पीछे भी उद्देश्य सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं तक ये बात पहुंचे, इसकी जागृति हो, अवेयरनेस हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन में जुड़ करके जो परिंदों को कैद करते हैं उसको कैद न करने के बारे में सोचें, और कहीं कैद देखें तो उसको आजाद कराने के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी आपने इस पीरियड का जो पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है, 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 14 संस्थाओं से जुड़ना, अलग अलग देशों तक इस आवाज को पहुंचाना, इस इंटेंशन को पहुंचाना, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अमित भैया। बस सब जी नहीं, अब एक छोटी सी बात बस यही पूछ रहा था मैं, कि आपने तो पूरा सकारात्मक प्रयोग कर लिया इस मिशन पंख के लिए रिकॉर्ड बनाने में। भाभी और बाकी घर वालों के क्या हाल है? हम इनको पीछे सपोर्ट कर रहे हैं भैया। हमारे को भी खुशी मिलती है कुछ करते हैं तो,
और इन दिनों में ही लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि वाकई में पिंजरे में रहने वालों की तकलीफ क्या है करके, कि पिंजरे में पंछी रहते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, हम भी घर में पैक हो गए तो हमें कैसा फील हो रहा है। अच्छा, आप दोनों को देख करके ना मेरे को लिटरली ये फीलिंग आती है कि सच में गृहस्थी एक दो पहियों की गाड़ी है, एक आगे पीछे, एक मतलब एक पहिया आप और एक पहिया आप। अच्छा, इस दौरान धन्यवाद। तो आप दोनों को देख करके ना मुझे फीलिंग आती है वाकई में, जो कहते हैं ना गृहस्थी दो पहियों की गाड़ी है, तो एक पहिया आप और एक पहिया आप, बढ़िया चल रहे हैं। धन्यवाद अमित भैया। और एक चीज और अमित भैया बोलना चाहूंगा, जो इन्होंने लॉकडाउन का बोला ना, तो ये लॉकडाउन तो हमारे लिए पिकनिक है एक तरीके का, कि हम अपने घरों में हैं, अपने बीच में हैं, सब अपनों के साथ है, और हमारे घर 200, 400, 500, 1000, 1500 स्क्वायर फीट के तो हैं, तो उसमें हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी हम ये कैद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा था कि हम 3 तारीख को निकल जाएंगे इसमें। तो कहने का मतलब फिर हमारे लिए 15 दिन बढ़ गए। इतना सब होने के बाद अब आप सोचिए कि एक ही जिंदगी, अगर हम अनुपात निकालते हैं पिंजरे का, तो एक बाथरूम के बराबर आता है। उस बाथरूम में अगर मुझे जिंदगी निकालनी है, जैसे कि मैंने सोचा था, कि आपने सोचा था, हम सबने सोचा था कि हम 3 तारीख को फ्री हो जाएंगे, तो नहीं हुए ना। वैसे ही हर घंटे पैरेट सोचता है कि मैं शायद कल निकल जाऊं, शायद परसों निकल जाऊं, शायद निकल जाऊं, और उसको जिंदगी वो आखिरी दम तक भी उसके अंदर एक उम्मीद तो बाकी रह जाती है निकलने की। सोचिए, शायद ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा क्राइम नहीं होगा, तो दुनिया में इससे बड़ा पाप नहीं होगा किसी पक्षी को मारने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप समझा रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इस बात को हर एक समझेगा। अभी कुछ मीम्स भी चले थे, मैंने देखे थे, जो कि हम सब घरों में बंद हैं और चिड़ियाघर के जानवर जो हैं वो बाहर निकले हैं हमको देखने के लिए, और हम खिड़कियों से झांक रहे हैं उन्हें। तो ये वाकई में बड़ी विडंबना है कि इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के जीव जंतुओं, पक्षियों के साथ में मनमानी सी की है। और एक वायरस की अगर बात करूं या बैक्टीरिया की बात करूं, तो प्रकृति का ही एक सूक्ष्म जीव है, और उसने आकर के इस वक्त पूरे विश्व को एक ऐसा लेसन पढ़ाया है ना, कि अगर अब अभी नहीं समझे हम, तो शायद फिर कभी भी नहीं समझ पाएंगे। एक सवाल मेरे मन में था कि ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप पिकनिक वाली बात कह रहे थे कि हम घरों में पिकनिक जैसा मना रहे हैं, पर मैं अगर आपके परिवार की बात करूंगा, तो आपका परिवार तो हमेशा ही मैंने एकजुट पाया, एक साथ पाया। तो आप लोग तो हमेशा एक साथ चलते, एक साथ खाते पीते, और वो पिकनिक वाले उस मोड में ही रहते हैं। पर क्या इन दिनों आपके टेस्ट ऑफ गुजरात के कस्टमर्स ने आपको याद नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं बनाइए और हमें होम डिलीवरी दीजिए? बराबर अमित भैया, बराबर सबके फोन आ रहे हैं, और वो जो प्यार मिल रहा है ना, दिन में जो फोन उठाता हूँ, ऑन करता हूँ, तो उसे वही फोन आता है कि कब से चालू होगा, कुछ होम डिलीवरी हो सकती है, आपकी चटनी है क्या। बस वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मतलब एक लगता है कि हाँ कुछ तो अपनापन मिलता है। उन्हें कस्टमर्स ना हो, हमारे मेहमान ही है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, वो जो आपने जो एक बात कही ना कि आपको खिलाने का शौक है, तो ये कहने की बात नहीं है। आपसे जो कोई मिलेगा वो तो ये समझ ही जाएगा कि भाई इतने प्यार से खिलाते हैं। और उसमें पता है सबसे अच्छी बात ये है कि कमर्शियलनेस या कोई स्वार्थ नहीं दिखता। वो आप बस इतना चाहते हो कि आए हैं ना, एक बार खा के जाओ कि ऑथेंटिक चीज क्या होती है। तो वो जो अंदर से एक आत्मीयता निकल करके आती है ना आपसे मिलने के बाद, वो तो कमाल की है सच में। और फिर आप गुजरात का क्रेडिट अमित भैया, इसमें मेरे गुरुजी को क्रेडिट जाता है पूरा। मेरे गुरुजी हैं राम बाबू शर्मा जी, मिलन कैटर्स वाले। एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरी फूड इंडस्ट्री में पहचान है, सिर्फ उन्हीं के कारण से। तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था, जब मैंने छोटा सा पहला इवेंट किया था, छोटा सा स्टॉल लगाया था, जब वो मुझे बोल के गए थे कि पांच चीजों का ध्यान रखना, ऐसे उंगली करके दिखाई थी उन्होंने कि 5 चीजों का ध्यान रखना, कि मुझे अच्छा खिलाना है, मुझे अच्छा खिलाना है, मुझे अच्छा खिलाना है, मुझे अच्छा खिलाना है, और मुझे अच्छा खिलाना है। धर्मेंद्र कहले, जिस दिन तुमने गल्ले को ध्यान दिया, जिस दिन उसकी कॉस्ट निकाली फूड की कि इसमें कम ज्यादा मुनाफा, उस दिन मजा नहीं आएगा। बस तुम एक ही चीज करना है, रसोई, मतलब उन्होंने बोला था, आज तक मुझे उनके वर्ड याद है, रस एक ईश्वर ने तुम्हें एक बहुत अच्छे काम के लिए चुना है, संतुष्टि देने के लिए, तृप्ति देने के लिए, तो उसमें अपना 200% देना। तो बस मैं इसका क्रेडिट तो पूरा अपने गुरुजी को ही देता हूँ अमित भैया। आज मैं जो कुछ भी हूँ फूड इंडस्ट्री में, सिर्फ उनकी वजह से हूँ। तो मैं यही आपके जरिए लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सिर्फ हम अपने उस पे ध्यान दें, हम अपने कमाई पे ध्यान ना दें, वो तो ऊपर वाला खुद ही गल्ला भर देता है हमारा। सच बात है।
और आप जब श्री राम बाबू शर्मा जी के बारे में बोल रहे थे तो उनका पूरा व्यक्तित्व तो मेरे चेहरे के आगे आ गया। वो सच में उनके चेहरे से भी वही भाव झलकते हैं, एक सेवा छलकती है उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से पूरे से। अच्छा, एक बात बड़ी समझने योग्य होगी आपसे कि आप फूड के बिजनेस में हैं, आप मिशन पंख में जुड़े हैं, आपने अपने आदरणीय गुरुजी का नाम लिया जिनसे आपने लेखन सीखा। लेखन अपने आप में एक बड़ा फोकस का काम है, मतलब उसमें समय देना पड़ता है कि हर रोज निकालो, सोच रखो। खैर, सोच तो जिसका ओरिएंटेशन वैसा हो जाए कि उसको ये इस चीज में, इसी दिशा में कार्य करना है, तो विचार अपने आप हमारा अंतर्मन हमको देता है। आप कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं, आप 2 शब्दों के शेर, 2 लाइनों के शेर वो भी आप रचते रहते हैं। आपने पंख लिखी, आपने मैजिशियन लिखी, आपने बप्पा तुम कब आओगे लिखी। 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो गई हैं। एक तो ये लेखन आपके मन में कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कहाँ से आया कि लेखन करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित भैया। मैं प्रोफेशनल लेखक तो हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये लेखन और लाजा लंबा है भी नहीं मेरा लेखन का, क्योंकि इससे पहले मेरी पिछली लाइफ में मुझे कभी टाइम मिला ही नहीं किसी भी चीजों के लिए। लेकिन लेखन में ये था कि जो मेरा फोकस है पैरेट मिट्ठू, उसके लिए मैंने कहा अगर इसके दर्द को अलग अलग तरीके से हम बताएं, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, जैसे बच्चे, पैरेट को लाने वाले ही हमारे घर में बच्चे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। लगभग 92 to 93% घर में बच्चे ही पैरेट को लेके आते हैं। जनरली हम लोग बच्चों को अगर उनकी भाषा में समझा दें, जैसे कि डिज्नी के कार्टून्स और ये वो, तो उस तरीके से अगर हम बच्चों को ही प्रिपेयर कर दें कि उसकी पीड़ा धीरे धीरे करके पैरेट की बता दे, तो वो लाना बंद कर दें। तो मैंने बच्चों को के लिए हिसाब से पोएट्री लिखना चालू करी, और आपको खुशी होगी कि मैं बाल साहित्य का ही लेखक हूँ। बड़ों के लिए तो मैं नहीं लिख पाता हूँ, बस मेरे शब्द बच्चों को ही फिट बैठते हैं, तो बच्चों के लिए लिखता हूँ। तो पंख के बहुत जगह प्ले हुए और बच्चों को बहुत पसंद आया। और इवन बच्चों ने, एक अच्छे बच्चे तो मेरे मोबाइल में काफी फॉलोअर्स हो गए मिशन के। वो बर्थडे पे अपने केक ना काट के, 200-400 रुपए का केक आता है, बच्चे वो ना काट के पैरेट उड़ा देते हैं जाके बाजार में। और जब तक बाजार खुले थे, अब तो बाजार ये मीडिया के सहयोग से, खासकर दैनिक भास्कर पत्रिका के सहयोग से ये सब बंद हो गया। जहांगीराबाद बाजार तो एक सोर्स ही खत्म हो गया भोपाल के अंदर उसका, पक्षियों का सेल होने का। और अमित भैया खुशी होगी, इन 20 सालों में एक अचीवमेंट रहा कि हमारा भोपाल तो ऑलमोस्ट पिंजरा मुक्त हो गया। बहुत कम परसेंटेज में अब पिंजरे हैं भोपाल में। जी, वो सब आपकी माता जी ने आपको जो देकर के गई एक मिशन, जिसको जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया, ये उन सबके प्रयासों का, सबकी दुआओं का फल है। और आप जो कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए लिखते हैं, तो जिनके दिल मन बच्चे जैसे हैं ना, उनको भी टच करती हैं आपकी लिखी पुस्तकें। पंख तो खैर मैंने खुद पढ़ी है, नरेट की है, तो मुझे मालूम है। जिन्होंने भी पंख न सुनी हो, न उस कहानी को न सुना हो, पढ़ा हो, देखिए पढ़ने के लिए तो आपको धर्मेंद्र भाई से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर सुनना है उस पुस्तक को, क्योंकि एक नाटक के रूप में उन्होंने लिखा था और उसी तरह से हमने एक्ट करने की कोशिश की थी, तो हमारे YouTube चैनल पर है, उसकी लिंक मैं यहीं दे देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पर मैजिशियन भी ऐसी है कि उसको पढ़ करके किसी की आंख से आंसू न निकले, ये हो नहीं सकता। मैजिशियन कहाँ से आई? जी अमित भैया, मैजिशियन एक फितूर कह लीजिए। मेरा जनरेशन गैप के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे को बचपन से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं सामने, तो जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैंने कहा वो बस एक मेरा फॉर्मेट था कि बच्चों को इजीली समझा दें उस विषय में, क्योंकि हमेशा हम अपनी जगह सही होते हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक पेरेंट्स भी अपनी जगह सही है और हम भी अपनी जगह सही हैं, तो फिर ये जनरेशन गैप आता कहाँ से? तो फिर गलत कौन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन गलत है। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है परिस्थितियां अमित भैया गलत होती हैं, बाकी कोई गलत नहीं होता। कि एक पिता, जब मैंने लिखा था लोगों को बहुत पसंद आया कि 10 रुपए बचाने के लिए 4 घंटे काम करते थे। एक पिता 10 रुपए बचाने के लिए 4 घंटे काम करते थे, और एक बेटा आधा घंटा बचाने के लिए 100 रुपए खर्च कर देता है। तो क्या ये दोनों गलत हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो अपनी जगह सही थे, ये अपनी जगह सही है। बस यही मैजिशियन है। तो मैजिशियन एक दूसरे का दायरा मिटाता है इसको, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोगों के फोन आते हैं उसको पढ़ने के बाद। हाँ, मतलब उसे पढ़ करके किसी की आंखें नम हो, आंख से आंसू न निकलें, या जो रियलाइजेशन आप कराना चाहते हो वो ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो एक्चुअली जो मैजिशियन का किरदार आपने उसमें लिख दिया, क्योंकि वो आप ही हो मैजिशियन, मुझे मालूम है। आपने प्रस्तुत कर दिया उसको अपने शब्दों के माध्यम से, वो बहुत ही कमाल का है। बप्पा तुम कब आओगे मैंने पढ़ी नहीं है,
लेकिन हाँ, एक बार उसको लेकर के आपकी मेरी चर्चा हुई थी जिसमें छोटी सी कुछ हमारी बातचीत हुई थी। बप्पा तुम कब आओगे के बारे में भी बताइए ना। अमित भैया, पहले तो उस चीज के लिए मैं आपको सबसे पहले थैंक्स दूंगा जो आपने मुझे उस दिन समझाया था। आपको याद होगा अपन मेले में मिले थे एक इवेंट में, तो उसके चक्कर में ये मेरे को 1-1.5 महीना लग गया। उसको 2 महीने एक्चुअली मैंने उसको फिर से वापस लिखा और उसको संशोधन किया, और उसमें कुछ समाज की बुराइयां हैं, 6 या 7 मैंने उस बुराई लिखी थी। तो अब मैंने कहा बच्चों को इस बुराइयों को कैसे समझाऊं, तो बच्चों के तो ऑल टाइम फेवरेट है हमारे गणेश जी भगवान। सही बात। पापा तो ऑल टाइम उनको पसंद ही है, बच्चे सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं उनको। तो मैंने कहा अगर भगवान आके बोले और ये चीजें उनको बुरी लगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे, क्योंकि उसका एक 6 केसेस में से एक केस बता रहा हूँ। एक सेल्समैन की बात करता हूँ मैं। एक सेल्समैन ना जिसके पास कोई जमा पूंजी है, ना उसके पास उसका कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म है किसी भी तरीके का। आप सोचिए, वो सुबह सुबह किसी जगह से जाके 1,500 रुपए का माल उठाता है, अपना मटेरियल उठाता है, और जब लोगों के घर में बेचने जाता है, पहली चीज तो लोग खरीदते ही नहीं है, और उसके बाद अगर खरीद भी लेते हैं तो उससे जो भी उसका मुनाफा है वो उसको खत्म करवा देते हैं, ना उसको पानी का पूछते हैं, ना कुछ करते। तो अब बस यही है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है, वो भी हमसे ही जुड़ा हुआ है, कुछ ना हमारे उम्मीद लेके आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे चीजें खरीदो, हो सकता है उसको एक गिलास पानी का ऑफर कर दो। तो इस तरीके से छोटी छोटी मैंने समाज की 6 बुराइयां लिखी थी, और उसको भगवान ने आके बार बार घर आके दस्तक देके करी, बस यही था उसमें। ठीक है। मैं मतलब एक ही केस पढ़ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द उस पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी, नहीं मैंने नहीं, वो ऊपर वाले का ही कमाल है, बप्पा का ही कमाल समझ लीजिए आप, उन्हीं का कमाल होगा। बाकी अब मिशन पंख का क्या योजना है, क्योंकि लॉकडाउन हटेगा, वापस जीवन सामान्य होगा, तो इस 14 रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम करा लिए हैं, आगे क्या? आगे क्या अमित भैया, बस यही है कि एक दिन पूरा इंडिया पिंजरा मुक्त हो जाए अपना, बस कोशिश यही है। सपना तो देखा है, सपने बड़े हैं और पूरे भी करेंगे। अभी कुछ रिकॉर्ड और बाकी, भी तो 14 पे ही पहुंचे हैं, बहुत जल्दी 32 पूरे करेंगे और दुनिया के एक कोने में हमारा मिशन चला जाए। बस मिशन मतलब ये है कि वो सिर्फ इसका पब्लिसिटी नहीं है कि बस जो भी इसको पढ़ ले, जैसे कि आज हमारा ये वीडियो अगर कुछ लोग देखते हैं उनको उसकी प्रॉब्लम मालूम हो जाए। बस इस मिशन का उद्देश्य ही यही है कि घर घर एक पक्षी की एजुकेशन पहुंचाना, पक्षियों के बारे में बताना। कि सोचिए 45 साल की जिंदगी, सोचिए जरा 45 साल की जिंदगी, ना अपने हैं, ना कोई है, ना खाना है, ना कुछ है, और एक छोटा सा पिंजरा। मतलब एक होता है कि मार डालना, मार डालिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है तिल तिल करके मारना। किसी को घर में रख के हम लोग रोज तिल तिल करके मारते हैं उसको। बस यही एक मैसेज है, चाहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कैसे भी पहुंच जाए लोगों तक। और हम लोग बहुत सामाजिक हैं अमित भैया, हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये चीज बुरी है तो हम उस चीज को कभी दोहराते नहीं है, बस एक ही बार बोलना है, बस ये। बिल्कुल सही बात है। और जो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, या इस बात को जब आप जिन शब्दों में उस बात को कहते हैं ना, वो पूरा रूह तक उतरता है, वो पूरे दिल को छूता है कि हाँ वाकई में हमसे अनजाने में क्या गलती हो रही थी। और जो आपने कहा कि हम सब वाकई में बहुत अच्छे हैं, बस एक बार समझ में आनी चाहिए बात, एक बार पता चलनी चाहिए। तो वही है कि आप जिस नियत से जुड़े हैं, जिस भावना से जुड़े हैं कि ये बात सब तक पहुंचे, शायद यही वजह है कि जो भी आपकी बात सुनता है वो आपका सहयोगी बन जाता है। आगे जो भी योजनाएं हैं, आप अपने रिकॉर्ड्स के जरिए या अन्य मंच जो हैं इस सामाजिक सेवा कार्यों से जुड़े हुए, वहां तक आप पहुंचे और ये आवाज विश्व के हर कोने में पहुंचे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज दे सकते हैं। तो सुमित भैया, आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, हम सुधर जाएं, क्योंकि प्रकृति माँ तो नहीं छोड़ती। प्रकृति माँ ने शायद हमारी संरचना इसीलिए करी थी कि जैसे होता है ना, क्लास में एक मॉनिटर होता है क्लास बनाने के बाद, कि वो बाकी कुछ भी बच्चे उनको करे, तो कहीं ना कहीं भगवान ने या प्रकृति माँ ने हमको ये जरूर सोचा होगा कि ये जो मैं मनुष्य को बना रहा हूँ, ये मेरी प्रकृति की रक्षा करेगा। लेकिन सब उल्टा ही हो गया, सब उल्टा हो गया। उस पक्षियों को उनका आकाश दिलाना तो दूर, हमने उसको पिंजरे में कर दिया। मैं अपने मैट्रिक पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है, एक ही सब्जेक्ट है, मिशन पंख। और कल एक मुझे नई चीज मालूम पड़ी, इस पूरे दुनिया के अगर कोरोना को हम इकट्ठा करें तो उसका वजन आधा ग्राम भी नहीं है। तो ये भी तो प्रकृति माँ ने ही बनाया है। तो समझाने पे आती है तो प्रकृति माँ हमें सिर्फ 1 मिनट में समझा देती है। तो हो सकता है लॉकडाउन से हम इतना तो समझ लें कि पिंजरा अब नहीं, बहुत हो गया, अब पिंजरा नहीं है। बाकी चीजें तो सब धीरे धीरे समझाई देंगी, प्रकृति में बहुत बड़ी है समझाने में। बस यही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ
जिस दिन हम लॉकडाउन खोलें, जब भी हमारी लाइफ नॉर्मल हो, बस पिंजरे को देख के कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुस्सा आना चाहिए। हम खुद तो रखे ही नहीं, जहाँ किसी को रखने हैं। बस और हम पिंजरा देख के वही लॉकडाउन याद कर लें, कभी अगर हमें भविष्य में पिंजरा दिखे तो वो यही दिन हम याद कर लें, तो शायद कभी पिंजरा रहेगा ही नहीं। ये देखिए, सोने पे सुहागा बात उन्होंने कह दी, आपकी तरफ से पूरी कर दी कि यदि कभी पिंजरा दिखता भी है तो ये दिन याद कर लें। और इन दिनों में जिस तरह से हम मचले हैं, शायद हालांकि कुछ लोगों ने बहुत इसको सकारात्मक भी लिया है, लेकिन फिर भी हर एक दिल में, हर एक मन में कहीं तो बात आई है कि कब तक आखिर अंदर रहना है। तो शायद यही बात जो है वो उन पंछियों, उन परिंदों के मन में भी चलती होगी। पर एक बात कहूंगा धर्मेंद्र भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने लायक है। आपकी माताजी से मिला हुआ जो मिशन है, चाहे वो एक छोटा सा विचार था, उसको आपने मिशन बना करके आगे चलाया। आपके अंदर एक आत्मीयता है भोजन खिलाने की, उसमें आपने उसी को व्यापार बना लिया, शौक को ही व्यापार बना लिया। आप व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति को समय नहीं मिलता, सुबह उठने से लेकर रात को वाइंड अप करने तक, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी दिनचर्या में फोकस होकर, डिसिप्लिन होकर के लेखन का कार्य भी करते हैं। ये भी आपसे एक सीखने लायक बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, भाभी का, दोनों का, जिन्होंने वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ में शेयर की, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि लाइफ खूबसूरत है। अगर हम इस बात को नहीं मानते तो लाइफ कभी कभी सख्त लेसन देती है, कभी कभी टीचर सख्त होता है ना, जैसे वैसे हो जाती है, मगर लाइफ खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।